हजारीबाग आज सेकंड मॉडल पेपर लेकर आ रहा है एचआरएम का। फर्स्ट मॉडल पेपर बहुत सारे लोग देखे और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया कि बहुत अच्छा है और अगला मॉडल पेपर जल्द लाया जाए। तो एक सेकंड मॉडल पेपर, एक और मॉडल पेपर आ रहा है, यानी 3 मॉडल पेपर मिलेगा। इसका मतलब एक मॉडल पेपर में अगर 8 क्वेश्चन है तो तीनों मॉडल पेपर मिला के 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और क्वेश्चन रिपीट का चांस बहुत कम है। शायद अगर बाई मिस्टेक 1-2 रिपीट कर जाए, नहीं तो कोई रिपीटेंस नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो भी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने वाले हैं वो इसी मॉडल पेपर से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। आपको इसका आंसर अच्छे से सीख लेना, अच्छे से कर लेना, इससे बाहर का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन इसमें कवर किया जा रहा है। अब ये मत बोलिएगा कि सर 8 का 8 तो नहीं मिला, 7 मिला, लेकिन एक क्वेश्चन बाहर का था। आपको उससे क्या मतलब है? आपको मतलब है कितने क्वेश्चन से? 4 नहीं 3। ऑब्जेक्टिव तो अलग ही रहता है। तो 3 क्वेश्चन से मतलब है 3 क्वेश्चन लिखने लायक आपको मिल जाएगा। उसकी गारंटी हम लेते हैं, उसकी गारंटी हम ले लेते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो छोड़ दीजिए, लेकिन 3 क्वेश्चन तो आपका अटैम्प्ट हो ही जाएगा, दिक्कत नहीं है। और आपको इतना ही पढ़ना, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। पहले अपना टाइटल देख लो भाई। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग सेमेस्टर 3 मॉडल सेट 2 है एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ये तो बाकी लोग जानते हैं। टोटल मार्क्स 80 है। 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन है। 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। सारे लोगों को पता है। बोलता है सभी प्रश्नों के लिए समान अंक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 भी 20 नंबर का है, बाकी 3 और बनाना है वो भी 20-20 नंबर का है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में? तो सबसे पहले बोलता है एचआरएम इज कंसर्न विथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी मानव संसाधन प्रबंध जो है व्यावसायिक संगठन से संबंधित है। बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? ट्रू। दूसरा क्या है? ट्रेनिंग इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ एचआरएम। क्या एचआरएम के अंदर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल। वर्कर लाइएगा, ट्रेंड नहीं कीजिएगा तो फिर डैमेज करेगा आपको। तो यस, ये भी ट्रू होगा। तीसरा बोलता है जॉब एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। जॉब एनालिसिस प्रोडक्शन का पार्ट है, जॉब एनालिसिस एचआरएम का पार्ट है। जॉब एनालिसिस किसका पार्ट है? एचआरएम का पार्ट। अगर पूछ देता ना कि पार्ट ऑफ एचआरएम तो ये सही हो जाता, लेकिन पूछ दिया पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जॉब एनालिसिस का क्या काम? उसके नीचे क्या लिखा है? ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एचआर पॉलिसी बनाना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। ये क्या कहलाएगा? ट्रू। क्योंकि आपके पास कोई पॉलिसी नहीं रहेगी तो आप मैनेज कैसे करोगे? किसी को समझा रहे हो तुम गलत हो तो पूछेगा सही क्या है? बोला हमको भी नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई नियम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने यहाँ एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि नियम ये कहता है और तुम ऐसे किए हो इसलिए तुम गलत हो। बात समझ गए? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नियम ये कहता है और आपने ये काम नहीं किया इसलिए आप गलत हो। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक पॉलिसी होती है। एचआर पॉलिसी का मतलब है कि वर्कर को कैसे लाएंगे, उसकी एक नीति है। जैसे हमारे मान लीजिए हमारी कंपनी में नीति है कि हम क्वालिटी नहीं देखते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ईमानदार है कि नहीं है। क्वालिटी तुम्हारे अंदर हो सकता है बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम अगर ईमानदार नहीं हो तो हम नहीं लेंगे। बहुत बार आप सुनते होंगे कि मुकेश अंबानी इस आधार पर लोगों का सिलेक्शन करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि तुम पढ़े लिखे कितने हो, ये देखते हैं कि तुम्हारे अंदर ईमानदारी कितनी है, तुम्हारे अंदर कमिटमेंट कितना है। तुम अगर कोई बात कमिट कर दिए तो करोगे कि नहीं करोगे, ये कमिटमेंट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए देखिएगा कभी कभी ऐसे व्यक्ति को सेलेक्ट कर लिया जाता है, आपको लगता है कि इसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था और सेलेक्ट कर लिया गया। तो कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट सोच के ना सेलेक्ट किया होगा, या तो कमिटमेंट देखा होगा, यार इतना डेडिकेटेड आदमी है, एकदम जी जान लगा रहा है इंडस्ट्री के लिए, इसको सेलेक्ट करो। किसी को लगता है नहीं हमको पोटेंशियल वाला आदमी चाहिए, हमको क्वालिटी और ईमानदारी से कोई मतलब नहीं, खाली उसके अंदर पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल के आधार पर सेलेक्ट करता है। तो सबकी पॉलिसी अपनी अपनी होती है और पॉलिसी हर ह्यूमन रिसोर्स के लिए कंपलसरी होगा। आगे क्या बोल रहा है? ह्यूमन रिसोर्स इज अ पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग का तो पार्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता नहीं। उसके नीचे क्या है? रिक्रूटमेंट इज़ कंपलसरी फॉर एचआरएम। बिल्कुल सही है। एचआरएम करोगे तो वर्कर तो लाने पड़ेंगे, रिक्रूटमेंट तो करना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है? ह्यूमन रिसोर्स कैन चेंज द कल्चर। पिछले वाले मॉडल पेपर में भी था ये कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? कल्चर चेंज करता है। अच्छा सोचिए, जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं बना था तो वर्कर तब भी आते थे, तब भी नौकरी पर लाया जाता था वर्कर को। जैसे भी लाया जाता था, पहले गांव से गए उठा के लेता है, किसी के रिश्तेदार को पकड़ के लेता है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो छांट छांट लाता है, सेलेक्ट करके लाता है, ठोक ठटा के बढ़िया से लाता है कि ये बढ़िया वर्कर है, इसको रखेंगे। तो यहाँ जो पूछ रहा है कि वो कल्चर चेंज करता है। क्या लगता है इंडस्ट्री में कल्चर चेंज होता है अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आ गया तो? एक पुरानी इंडस्ट्री जहाँ जैसे लोग मन कर रहा है वैसे काम कर रहे हैं, और एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आता है ना, वो सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाता है सबको। सुबह आने के बाद बोलता है हैंड शेक करो, हाथ मिलाओ दोनों। बोलता है कल शाम में तो मिल के गए हैं और पड़ोस में ही घर है सर, सुबह सुबह भी मिल के। बोले कोई बात नहीं,
तुम क्या करते हो मतलब नहीं। इंडस्ट्री में सबसे पहले आओगे, हाथ मिलाओगे एकदम जोश के साथ। और आप गौर कीजिएगा आप भी अपने लाइफ में कि ऐसे जीवन जैसे दो दोस्त के साथ मिल रहे, ऐसे नॉर्मल मिले, लेकिन कभी जोश के साथ उसी दोस्त के साथ एक बार हाथ मिलाओ, कह रहे आओ 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 ज़बरदस्त तरीके से, देखिएगा अंदर से एनर्जी आपका अलग हो जाएगा। हाँ या नहीं, अलग तरह का एनर्जी आपको सर्कुलेट करेगा और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। इससे ऑटोमेटिक क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चल करना है कुछ काम। तो ये एनर्जी और ये आदत ये सिखाता है, कल्चर ये सिखाता है ह्यूमन रिसोर्स अपने इंडस्ट्री में, इसलिए ये सही है। ह्यूमन बोलता है हेल्थ एंड सेफ्टी आर 2 पार्ट्स ऑफ HRM, ये तो गलत है। खाली HRM में हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है, फॉल्स है ये। और नीचे है पर्सनल मैनेजमेंट एंड HR मैनेजमेंट आर सेम, ये पिछले मॉडल पेपर में बहुत अच्छे समझाएं कि पर्सनल मैनेजमेंट और HRM दोनों सेम नहीं होता है, कोई दिक्कत है, इसलिए ये फॉल्स है। अब नीचे लिखा है कि ग्रीवांसेज है पार्ट ऑफ HRM, भैया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा वहाँ झगड़ा झंझट होगा, बिल्कुल होगा। एम्प्लॉय को लेके मैनेज करना है, इतना आसान काम है, लड़ाई झगड़े तो होंगे, तो ट्रू है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 20 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए, कार्य विश्लेषण से आप क्या समझते हैं और इसके उद्देश्यों तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय जॉब एनालिसिस, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड यूजेस। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या है, यहाँ तो लिखा है पूरा, कहानी आराम से पढ़ सकते हैं। जॉब एनालिसिस का मतलब होता है किसी काम को समझना, विश्लेषण करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको काम ही नहीं समझ में आ रहा है, तो वर्कर से क्या करेंगे, उनको अपने नहीं समझ में आ रहा काम एक्चुअली में है क्या। हाँ या नहीं, जिस व्यक्ति को ये पता चल जाए कि एक्चुअल वर्क है क्या, तब वो सेलेक्ट कर पाएगा और इस बात का डिसीजन ले पाएगा कि इस काम को कौन कौन आदमी कर सकता है, तब वो सेलेक्ट करेगा ना। जब उसको पता चला कि नहीं काम ये है, काम ये करना है, तो वो समझ पाएगा। कि नहीं बोलता है बहुत लोग कि नहीं ये नहीं कर पाएगा, काम थोड़ा हैवी है, ये कमज़ोर आदमी नहीं कर पाएगा, ये है कर लेगा। तो ये कौन आदमी इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल सकता है कि ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जो रियल में काम को समझा है कि एक्चुअल में काम है क्या। जॉब एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी के काम को एनालिसिस कीजिए, स्टडी कीजिए, तभी ना वर्कर ला पाइएगा। अब आपको काम के बारे में पता नहीं, जैसे आपको एक लाना है सुपरवाइज़र, तो सुपरवाइज़र का क्या काम है पता होना चाहिए ना, क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, क्या करना है सुपरवाइज़र को। तभी तो सामने वाले से जब इंटरव्यू लोगे तो पूछोगे ना सवाल, तो आपको पता होना चाहिए सुपरवाइज़र के अंदर क्या क्वालिटी होता है। बताइए, सुपरवाइज़र के अंदर एक सबसे बड़ा क्वालिटी होना चाहिए पेशेंस, क्योंकि भैया उसको वर्कर से टकराना है। वर्कर पढ़ा लिखा, क्या बोल लगता है, सारा वर्कर एकदम ट्रेंड मिलता है, पढ़ा लिखा मिलता है, मैच्योर मिलता है, एक से एक पागल टाइप का वर्कर मिलेगा, मूडियल भी मिलेगा, कोई को गुस्सा वाला मिलता है, तो उसको पेशेंस रखना होगा, उसको मेंटेन करके रखना होगा। वैसे वर्कर से कैसे काम कराओगे जो ज़्यादा गुस्सा वाला लेकिन मेहनती है लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी कर जाता है, कैसे काम कराओगे। तो ये पेशेंस चेक करता है कि सुपरवाइज़र तुम बन रहे हो तो उन लोगों से टकराने लायक बनोगे कि नहीं। ऐसा ना हो पता चला सुपरवाइज़र को भेजे थे देख रहे करने, मुँह कान चुरवा का आ गया, और क्या हुआ जी, अरे सर मारपीट हो गया, हमको बात बर्दाश्त नहीं होता और उसको भी बात बर्दाश्त नहीं होता, लड़ गए दोनों। बताओ, सुपरवाइज़र देखना हंस के काम करा लेता है उससे। जो सबसे ख़राब वर्कर है ना, जो सबसे ख़राब है, सबसे लड़ता रहता है, उससे हंस के काम करा लेता है। तो ये क्वालिटी सुपरवाइज़र के अंदर होना चाहिए, पेशेंस उसको हम लोग बोलते हैं। वो बर्दाश्त करेगा, ठीक है तुम बोल दिया ना, अपना गुस्सा ठंडा कर लिया ना भाई, अब चलो काम करो, उसी में हंस लेगा तो सामने वाले को लगेगा बहुत बोल दिए, चलो ठीक है बोलता है तो काम कर देते हैं। हाँ या नहीं, इग्नोर करना पड़ेगा बहुत सारी बात को, तब आप काम करवा पाइएगा, इतना आसान नहीं काम करवाना। बताइए, अगर आप नए उम्र के नौजवान हैं और सुपरवाइज़र बना दिया गया, एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है, उससे काम करने के लिए बोलोगे ना, तो बोलेगा बाबू हम तुम्हारे पिता की उम्र के, तरीके से बात करो, सलीके से बात करो, इज्जत दो हमको। और जब ज़्यादा इज्जत देने लगोगे तो माथे पर चढ़ जाएगा, काम सही से नहीं करेगा, डांटोगे तो बोलेगा तुम्हारा जितना उम्र है ना उससे ज़्यादा हम यहाँ साल में, उससे ज़्यादा साल हम यहाँ काम किए। लो समझ लो डायलॉग, तो कैसे उसको संभालेंगे। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है काम को समझना। जो व्यक्ति काम को समझेगा वो व्यक्ति उस काम को आसानी से करवा सकता है कि इस काम को हम करेंगे कैसे। तब आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। जब तक आप जॉब एनालिसिस नहीं करते हैं तब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाते हैं कि कैसे इस काम को किया जाना चाहिए। कोई दिक्कत है तो देखिए लिखा है किसी, ये बाकी डिटेल्स आप देख लीजिएगा, एक परिभाषा देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कार्य विश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किस प्रकार के कार्य और दायित्व शामिल है, इसका अन्य कार्यों से संबंध, परिस्थितियां जिसके अंदर कार्य निष्पादित किए जाते हैं, आवश्यक व्यक्तिगत योग्यता के निर्धारण के लिए कार्यों का अध्ययन है। ये सारा काम हम लोगों को जॉब एनालिसिस के अंदर पढ़ना। नीचे क्या लिखा है,
जॉब एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उद्देश्य है जॉब एनालिसिस का, यानी कार्य विश्लेषण के क्या उद्देश्य है, क्यों हम काम का विश्लेषण करेंगे, क्यों डिटेल स्टडी करेंगे वर्क का। तो पहला देखिए क्या लिखा है, मानव शक्ति नियोजन में सहायता करना। पहला बोलता है असिस्ट इन मैन पावर प्लानिंग, आपको मैन पावर प्लानिंग में मदद मिलेगा कि हमको वर्कर कैसा लाना चाहिए। अब बताइए काम को समझिएगा तब ना, अब काम ही नहीं जान रहे तो फिर कैसे वर्कर लाइएगा। आपको कैसा वर्कर चाहिए, पढ़ा लिखा वर्कर चाहिए, नहीं पढ़ा लिखा वर्कर चाहिए, टेक्नोलॉजी जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। अच्छा गार्ड भी लाना है किसी जगह पे, आप गार्ड सप्लाई करने वाली कंपनी में काम करते हैं, आपका काम है हर जगह गार्ड सप्लाई करना, सब जगह एक ही जैसा गार्ड सप्लाई कीजिएगा। बताइए एक सोसाइटी में गार्ड देना है जहाँ अपार्टमेंट रखा हुआ है तो वहाँ थोड़ा मोड़ा भी पढ़ा लिखा आदमी को दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, डायरी मेंटेन करना। अब एक ऑफिस में बोला कि हमारे यहाँ ऑफिस में चाहिए, बाहर में गेट के बाहर खड़ा रहेगा और मेरे जितने क्लाइंट आएंगे उसको सही तरीके से वो बताएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा अच्छे से, थोड़ा इंग्लिश बोल पाए। पता चला कोई आया विदेशी क्लाइंट और इंग्लिश में दे दिया और इसको समझ में नहीं आया और हंस दिया तो उधर से और घुसा गया वो और वहीं से वापस चला गया, तो मेरा जो 6 करोड़ का डील था वहीं फाइनल कर दिया वो। हाँ या नहीं। तो गार्ड तो चाहिए लेकिन अलग अलग तरीके से। कोई बोला हमको रात में चाहिए, हमारी दुकान है ना, बस दुकान का सुरक्षा करे, बाकी कुछ नहीं करना। तो वहाँ क्या चाहिए, हट्टा कट्टा, रात में डरपोक नहीं आदमी नहीं ना चाहिए, थोड़ा देखे मजबूत आदमी, हट्टा कट्टा आदमी, रात में नाइट गार्ड लगा दिया। तो बताइए गार्ड ही है लेकिन सबका पर्पस क्या है, अलग अलग। तो पहले आप काम को जानें, समझ गए। सुपरवाइज़र ही हैं लेकिन क्या सारी इंडस्ट्री में सुपरवाइज़र एक जैसा बनता है। तो आपको किस तरह का सुपरवाइज़र चाहिए, तो सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग कीजिएगा, आपको आदमी कैसा चाहिए। दूसरा क्या बोलता है, प्रोवाइडिंग बेस फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, आधार तय करो, पहला नंबर ये क्वालिटी चाहिए, दूसरा नंबर ये चाहिए, तीसरा नंबर ये चाहिए, फिर ये चेक करेंगे कि उसके अंदर है तो सिलेक्शन करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अच्छा कोई बेस लगता होगा सिलेक्शन के लिए, जैसे अगर आपको रेलवे में सेलेक्ट करना है तो रेलवे कुछ आधार तय किया होगा कि ये सब अगर बच्चे के अंदर नज़र आ जाएगा तो हम चुन लेंगे उसको। सिलेक्शन करने वाला टीम कुछ आधार लेके जाता है, कुछ बेसिक चीज़ लेके जाता है कि कौन कौन सा बेसिक चीज़ है, कौन कौन सा बेसिक एलिमेंट्स है जिसके आधार पर सिलेक्शन होता है। अब लोग तीसरा यहाँ क्या लिखा है, असिस्टेंस इन फिक्सिंग कंपनसेशन फॉर ईच जॉब। देखिए पहले समझिएगा, सबसे पहले आप प्लान बनाए कि आपको कैसा वर्कर चाहिए, फिर दूसरा बेस तैयार कीजिए कि ये क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए, तभी ना तय करोगे उसका सैलरी क्या देंगे। गार्ड 3 तरह के होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा गार्ड सब लोग होता है, सारे गार्ड का सैलरी एक जैसा होता है या अलग अलग होता है। एक बताइए जो सलमान खान का बॉडी गार्ड है और एक नॉर्मल आदमी का बॉडी गार्ड दोनों हैं, सेम सैलरी होगा। अच्छा सलमान खान के घर के बाहर वाला गार्ड और एक आम दुकान के बाहर वाला गार्ड तो दोनों है, सैलरी सेम होगा। एक 7 स्टार होटल के बाहर जो गार्ड है, चलो टाटा ग्रुप ऑफ होटल्स है ना, ताज होटल्स, उसके बाहर का गार्ड और एक नॉर्मल होटल के बाहर का गार्ड का क्वालिटी एक होगा, सैलरी एक होगा, सब कुछ एक होगा नहीं। जो ताज होटल होगा उसके बाहर का गार्ड, उसका सफाई कर्मी भी इंग्लिश बहुत अच्छे से फ्लुएंट बोलता है, कम से कम 7 से 8 लैंग्वेज अलग अलग जानता है, फ्रेंच भी बोलता होगा, जापानीज लैंग्वेज भी बोलता है, चाइनीज़ लैंग्वेज भी जानता है, क्योंकि सामने जो आ रहा है वो ज़रूरी नहीं कि अब हम लोग जाएंगे साउथ इंडिया तो क्या करेंगे, इंग्लिश नहीं आता है तो क्या बोलेंगे, हिंदी ही ना बोलेंगे। क्या झारखंड के सारे लोगों को इंग्लिश आता है। तो साउथ इंडिया चले गए, वहीं की किसी होटल में हम स्टे किए, हमको कुछ मांगना है, कुछ पूछना है, तो सामने वाले को पता होना चाहिए ना, हाँ या नहीं। तो देखिएगा वहाँ के जो लोग होते हैं उनको बंगला आता है, हिंदी भी टूटा फूटा आ जाता है, समझ लेता है कि ये चीज़ मांग रहा है। तो आप अगर इंग्लिश नहीं भी जानते हैं, हिंदी भी बोल दिए, सामने वाले को पता है यही चीज़ ये मांग रहा है। बात समझ गए। तो सबसे पहले हम ये सब चीज़ चेक करते हैं, उसके आधार पर उसका सैलरी डिसाइड करते हैं कि ये बंदा थोड़ा ज़्यादा नॉलेजेबल है, इसका सैलरी ज़्यादा होना चाहिए, कम नॉलेजेबल है, इसका सैलरी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये सारा उद्देश्य आपके सामने है सर। अच्छा अगर ये पता चले कि काम अच्छा है और ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो गाइडलाइंस बना सकते हैं इसके प्रमोशन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे ना कि। उसके बाद बोलता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार करेंगे। ये हम जब जॉब को समझेंगे तभी तो लगा कि ये काम जो है ना, इस काम में बिना ट्रेनिंग का कोई करे तो अच्छा नहीं है, तो हम उसके लिए ट्रेनिंग दिलवाएंगे। और लगता है कि ये काम आसानी से हो सकता है बिना ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग नहीं दिलवाएंगे। तो सबसे पहले काम को समझिएगा ना, तभी ये सब चीज़ तय कर पाइएगा कि इसमें ट्रेनिंग का ज़रूरत है या नहीं है। बात समझ गए लोग। जो व्यक्ति काम को समझ गया कि नहीं काम हर आदमी नहीं कर पाएगा, इसमें ट्रेनिंग का ज़रूरत है, तो 3 दिन का ट्रेनिंग दे दिए। लगा कि नहीं 3 दिन से भी नहीं काम चलेगा, 10 दिन का ट्रेनिंग का ज़रूरत है तो 10 दिन दे दिए। लेकिन जब तक आप जॉब एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप ये सारी बातों को तय नहीं कर पाएंगे। ये सारा बात तभी तय होगा जब आप क्या करेंगे, जॉब एनालिसिस करेंगे, काम का विश्लेषण करेंगे। उसके नीचे 3rd नंबर क्वेश्चन में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीवांसेस।
विवाद तो जानते हो, परिवेदना, ग्रीवांसेस मतलब होता है विवाद, झगड़ा झंझट। व्हाट आर द चीफ कॉजेज ऑफ ग्रीवांसेस, बताइए झगड़ा क्या होता है? इंडस्ट्री में विवाद होता है, कल भी बताए थे पिछले मॉडल पेपर में कि विवाद कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। एक मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, और मैनेजमेंट के बीच में, एक ऑनर दूसरे। तो ये 3 तरह के ग्रीवांसेस होते हैं इंडस्ट्री में। तो ग्रीवांसेस क्या होते हैं हमको नहीं बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्कर और अगर मैनेजमेंट के बीच में ग्रीवांसेस है तो वो कहीं ना कहीं 3-4 चीज़ को लेके है। बेटर फैसिलिटी दीजिए, सैलरी अच्छा दीजिए, पेंशन दीजिए, अदर फैसिलिटीज़ दीजिए, वर्क का लोड कम कीजिए, वीकली ऑफ कीजिए, बहुत सारी चीज़ को लेके मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में ग्रीवांसेस रहते हैं। तो विवाद सर इस दुनिया में हर जगह रहेगा, किसी को खुश कर सकते हो। अच्छा, एक कंपनी अपने वर्कर को सब दे दिया, जो मांगा सब देते गया, क्या लगता है वर्कर अगला मांग नहीं करेगा? नहीं मांगेगा। बोला सर पेंशन दीजिए, बोला दे दिए। बोला सर रहने के लिए घर दीजिए, बोला दे दिए। बच्चों को पढ़ने के लिए बोला दे दिए, सब सुविधा वो दे दिया टाटा कंपनी। तो क्या उसके वर्कर डिमांड नहीं करते हैं? वर्कर का बस चले ना तो बोलेगा चढ़ने के लिए कार दीजिए। अब अच्छा नहीं लगता है ऑटो में जाना, वर्कर का बस चले कुछ भी मांग देगा। तो ग्रीवांसेस हमेशा रहेंगे आपके मैनेजमेंट के साथ, उसमें सारी बातों को मानना जरूरी नहीं, एक साथ धीरे धीरे मानिएगा। जैसे देखिए झारखंड सरकार और पारा टीचर के बीच में कितने ग्रीवांसेस हैं, देखते हैं हमेशा विवाद में रहता है, हमेशा आंदोलन चलता रहता है। पता चला 4 महीना के बाद एक आंदोलन खत्म हुआ, फिर 3 महीने बाद फिर बैठ जाता है आंदोलन में। क्योंकि सरकार क्या करती है, सरकार के पास वो बताता है कि हमको 25 मांग है मेरा, तो सरकार क्या करती है 25 मांग पूरा करेगी? नहीं, उसमें 1 या 2, पहले 4 महीना उसको बार्गेन करेगी। बार्गेनिंग समझते हो ना, कि ख़त्म हो जाए तो ठीक है, और नहीं ख़त्म हो रहा है, जिद्दी आदमी बैठ के नहीं बैठ उठेंगे तो नहीं उठेंगे, तो सरकार उसमें से कोई एक मांग मान लेती है। बोले ठीक है चलो ये कर दिए हम, जाओ। बोलता बाकी, बोलता अगले आदेश में थोड़ा वेट करो। तो पारा टीचर भी जानता है कि अगला आदेश फिर 3 महीने बाद आ रहे हैं हम, तो 3 महीना फिर अगला डिमांड, ये चलता रहता है। क्योंकि आप पूरा कर दीजिएगा तो नेक्स्ट उसका डिमांड आ जाएगा, इसीलिए आप कभी भी किसी का डिमांड पूरा तुरंत नहीं करना है। तो ये देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ परिवेदना का। अब परिवेदना के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो हम लोग उस कारण को लिखते हैं, देखेंगे कारण क्या क्या है। कोई दिक्कत किसी को? देखो लिखा है परिवेदना ऐसा कृत्य है जिससे व्यक्त और अव्यक्त, उचित और अनुचित असंतोष प्रकट होता है। क्या जी, ग्रीवांसेस व्यक्त भी कर सकता है, अव्यक्त भी कर सकता है। बहुत सारे लोग विवाद है, समस्या है, दुख है मेरे कारण से, गुस्सा है, लेकिन कुछ लोग उसको क्या कर देता है, प्रकट कर देता है, जाहिर कर देता है, और कुछ अंदर ही दबा के रखता है। ये ज़्यादा खतरनाक है, जो गुस्सा को अंदर दबा के बाहर बोल दिया तो समझ में आएगा कि चलो इस बात से गुस्सा है, चलो इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, और कोई बोल ही नहीं रहा है। उसके बाद उचित और अनुचित, कुछ ऐसे विवाद होते हैं जो सही है, और कुछ ऐसे विवाद होते हैं जो क्या है, अनुचित है, नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ग्रीवांसेस हमेशा होते हैं जिसका संबंध किससे होता है, कंपनी से होता है, और जिसके बारे में कर्मचारी सोचता है, विश्वास करता है, अनुभव करता है, और अमुक कार्य अनुचित और न्याय संगत नहीं है या समान नहीं है, ऐसा बोलता है। देखिए परिवेदना एक ऐसे असंतोष और अन्याय की भावना है, लगता है कि हमारे साथ अन्याय किया गया है, हमको संतोष नहीं किसी काम को लेके, जो एक व्यक्ति अपने रोजगार की स्थिति में अनुभव करता है। मतलब काम करते समय उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, वो असंतोष की भावना अगर लगता है, ठीक है, और जिसके लिए प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें मैनेजर को बताता है, मैनेजमेंट को बताता है कि ये सारी मेरी समस्याएं आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीवांसेस। बात समझ गए? अच्छा, इंडियन आर्मी का जवान ठंडे में काम कर रहा है सियाचिन में, और उसको आप उस तरह का जैकेट नहीं दे रहे हैं कि उसके शरीर को, बॉडी को गर्म रखे, तो जवान क्या करेगा, ग्रीवांसेस रखेगा कि नहीं मैनेजमेंट को? बताएगा सर हम लोग यहाँ ठंडे में काम कर रहे हैं, आप लोग बताइए आराम से रजाई तान के सो जाते हैं, हम लोग के जैकेट के बारे में सोचिएगा। इंडोनेशिया में सबसे महंगा जैकेट आता है, वो खरीद के दीजिए हमको, हम लोग उसके बिना नहीं काम कर पाएंगे। तो ग्रीवांसेस दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सरकार को बोला, और सरकार उसको तुरंत खरीद के ला के दे दी। तो ग्रीवांसेस नहीं बोलोगे तो उसका सोल्यूशन होगा क्या? तो बोलना ज़रूरी है। अब देखिए क्या कारण है ग्रीवांसेस के, तो ये देखिए कारण है। पहला आर्थिक कारण, सबसे बड़ा समस्या अगर इंडस्ट्री में है तो पैसे को लेके है। किसको लेके है? पैसा। सैलरी बढ़ाओ, पेंशन बढ़ाओ, घर दो, बच्चे को शिक्षा का पैसा दो, हाँ या नहीं, सब पैसा दो। सबसे बड़ा समस्या अगर एम्प्लॉई और मैनेजमेंट के बीच में है तो क्या है? पैसा, सैलरी, सुविधाएं। क्या लगता है खाली पैसे को लेके झगड़ा होता है? पैसे को लेके झगड़ा होगा? देखिए दूसरा क्या है, जो अभी बताए सियाचिन वाला, सियाचिन में जो ड्यूटी करता है जवान, उसको बहुत पैसा मिलता है, बहुत ज़्यादा सैलरी, इधर के जवान से डबल। यानी इधर अगर 50,000 मिल रहा है तो उसका सैलरी 1 लाख होगा। तो सर तब भी वो झगड़ा क्यों कर रहा है?
वर्किंग कंडीशन के लिए। अब बताइए जी, नॉर्मल वर्कर को 30,000 मिलता है, आपको 60,000 देंगे लेकिन लटक के काम करना है और सेफ्टी बेल्ट नहीं देंगे, तो लड़ोगे कि नहीं मैनेजमेंट से कि पागल हो गया तुम, पैसा रखो अपने जगह पे, चढ़ के देखो तुमको हम 90,000 देंगे, जाओ ज़मीन बेच के चढ़ के देखो तो यार जान निकल जाएगा, पागल हो गया क्या तुम लोग। लड़ रहा है मैनेजमेंट से कि हमको सेफ्टी बेल्ट दो, बात समझ गए, सेफ्टी बेल्ट दो कम से कम कि हम सेफ्टी बेल्ट में लटक सके। अरे लटकेंगे तो जान तो नहीं ना जाएगा, लटक जाएंगे कहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। अब जब कहीं पता चला बहुत पैसा आप दे रहे हैं लेकिन बहुत सारा डस्ट उस एरिया में रहता है, डस्ट वाला एरिया में किसी को काम करने दीजिए, बहुत पैसा दीजिए, क्या मैनेजमेंट से नहीं लड़ेगा। बोलो पैसा लेके हम क्या करेंगे भैया, 3 साल बाद हमको वैसा बीमारी पकड़ लेगा, सारा पैसा निकल जाएगा, हमको स्वस्थ रखना, हमको मास्क दीजिए, ऐसा मास्क दीजिए जो डस्ट एकदम कंट्रोल कर दे, डस्ट को अंदर जाने ही नहीं थे, तब हम इस एरिया में काम करेंगे, नहीं तो हम यहाँ काम नहीं करेंगे। तो बहुत सारे वर्कर खाली पैसे के लिए नहीं लड़ता है मैनेजमेंट से, वर्किंग कंडीशन भी बढ़िया होना चाहिए, काम करने में मज़ा आए, कोई दिक्कत किसी को। अगर पैसे के लिए इस देश में लड़ता है ना तो फिर बहुत सारे लोग अच्छे पद पर जाने के बाद सुसाइड कर लेते हैं, तो उनका ध्यान पैसा नहीं होगा, उनका ध्यान कुछ और होगा, हाँ या नहीं, छोड़ देते हैं जॉब को। सबसे बेस्ट पद पर पहुंच गए, जिसका सपना सब लोग देखता है, वहाँ पहुँचने के बाद छोड़ देता है नौकरी। इसका मतलब उसका क्या है, पैसा ही मेन रीज़न नहीं होगा, ये सारे रीज़न भी उसके नीचे बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर करोगे, बहुत ज़्यादा है ना, सुपरविज़न में डालोगे तो भी दिक्कत है। अब बहुत ज़्यादा देख रेख करो हर चीज़ में, तुम ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया, तो आदमी उसके कारण भी छोड़ देता है, फिर वहाँ भी झगड़ा झंझट होता है। घर में देखो, घर में इसी को लेके होता है। तुम लोग भी रह रहे हो ना हजारीबाग में, तो ये सब फैमिली के साथ ग्रीवांसेस होता होगा, कभी पैसे को लेके मांग रहे हैं कि जाना है घूमने के लिए, बोध गया और घर वाले दे नहीं रहे, उसको लेके लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कैसे नहीं दीजिएगा, ग्रीवांसेस। दूसरा तो भाई हमको अच्छे जगह पे रहना है, यहाँ जहाँ रख रहे हैं हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, हाँ या नहीं, हो सकता है इस तरह का हमको माहौल नहीं चाहिए, हमको इससे बढ़िया माहौल चाहिए, उसके लिए लड़ाई होता है घर में। उसके नीचे क्या है, सुपरविज़न। अच्छा सुबह शाम पापा मम्मी टॉर्चर करे तो कहाँ गए, क्यों गए थे, क्यों 10 मिनट एक्स्ट्रा लगाए, परेशान हो जाओगे कि नहीं। लास्ट में बच्चा गुस्सा जाता है, बोलता है देखना है कि बिगड़ा बच्चा कौन होता है, हम दिखाते हैं, आप जो करना कर लीजिए, फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। तो फिर पेरेंट्स भी समझ लेते हैं कि जाने दो, 1-2 दिन में फ़ोन करो यार, ज़्यादा टॉर्चर मत करो। इसका मतलब सुपरविज़न ज़्यादा करोगे तो ग्रीवांसेस होंगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। उसके बाद नीचे क्या है, वर्क ग्रुप। मत बनाइए ग्रुप जहाँ वर्कर का बनने लगेगा ना फिर झगड़ा होगा। जैसे वो स्टूडेंट लोग का कैसे होता है, कॉलेज में 4 दोस्त हो गया, वो ग्रुप अलग बना दिया, इधर ग्रुप अलग बना दिया, इधर ग्रुप अलग बना दिया, तो विवाद हो जाएगा। इसलिए सारे को ग्रुप मत बनाने दो, सबको एक जैसा यूनिट बना के काम करो कि सारे लोग एक यूनिट है, ग्रुपिंग नहीं। उसके नीचे क्या है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं विवाद के। इंडस्ट्री में विवाद होना, आज के समय में तो धार्मिक विवाद भी आ जाता है। तो ऐसी सारी समस्याएं देखिए, सारा सुपरविज़न का है, वर्क ग्रुप का है। छोटा छोटा है, आराम से डिटेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या क्या है इधर, कार्यस्थल की खराब स्थिति, तंग उत्पादन, मानदंड दोषपूर्ण और उपकरण, मतलब खराब सामान है, बताइए मशीन खराब है, डर लगता है कि कहीं अगर टूट गया ना तो अंदर लगेगा, या हो सकता है कि ब्लास्ट हो जाएगा तो फट जाएगा तो जान भी जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति उस जगह पे काम करना पसंद करेगा, तो थोड़ा सही कंडीशन दीजिए, उसके लिए लड़ता है। समय पर उत्पादन नहीं मिलता है, बताओ समय पर कच्चा माल नहीं मिल रहा है तो कैसे उत्पादन करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मिसलिनियस में बहुत सारा ऐसा होता है। जैसे देखिए यहाँ बोलता है यहाँ क्या कि चिकित्सा सुविधा दीजिए एक एज के बाद, जहाँ लोगों को बीमारी ज़्यादा होने लगती है तो लड़ाई इसके कारण भी होता है, चिकित्सा सुविधा दीजिए। छुट्टी दीजिए, अनुचित कार्य नहीं करने दीजिए, जो एजेड आदमी उनको भारी काम नहीं करने दीजिए, ये सारी समस्याएं भी आती है। उसके बाद क्वेश्चन आता है 4, व्हाट इज़ इंटरव्यू, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। इंटरव्यू क्या होता है और इस कितने प्रकार के होते हैं, हमको नहीं लगता है किसी बच्चे को दिक्कत है। इंटरव्यू क्या होता है, सुने सब है, परिभाषा लिखने में दिक्कत है। हाँ, कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पर्सन्स, बिल्कुल सही है, चलिए ठीक है। बोलता है एक साक्षात्कार नौकरी या रोजगार के लिए उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा है। इंटरव्यू क्या है, एक ओरल एग्जामिनेशन है, याद रखिएगा, लिखिएगा। इंटरव्यू क्या है, ओरल एग्जामिनेशन है, मौखिक परीक्षा है, जिसमें सामने बैठ के कोई सवाल पूछता है और जो अप्लीकेंट्स है, जो आवेदक है, उसका जवाब देता है। फिर से ध्यान देगा, इंटरव्यू क्या है, एक ओरल एग्जामिनेशन। एक तो रिटन आप दे के आए हैं, लिख के आए हैं, और इंटरव्यू में क्या होता है, ओरल एग्जामिनेशन होता है, जहाँ सामने से सवाल पूछे जाते हैं और जो अप्लीकेंट्स है उसका क्या करता है, जवाब देता है। आगे लिखिए, मौखिक परीक्षा जो साक्षात्कारकर्ता पिछले राउंड से उम्मीदवार के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, प्राप्त और साक्षात्कार के दौरान अपने स्वयं के अवलोकन के माध्यम से प्राप्त जानकारी से। अच्छा, जो आपका इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, वो पहले आपके बारे में कुछ जाना और कुछ आपसे जाना, और दोनों को मिलाएगा, देखेगा सही बंदा है या नहीं है।
इंटरव्यू के कितने टाइप हैं? 2 टाइप हैं, वैसे 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। अनस्ट्रक्चर मतलब एक होता है ना, सिस्टम बनता है। जैसे आप आईएएस का इंटरव्यू देंगे तो उसमें सिस्टम बना रहता है, पहले से पता रहेगा कि आपके इंटरव्यू बोर्ड में कौन आने वाले हैं। बोलता है 3 लोगों के पैनल में आप बैठेंगे, अब 3 लोग कौन है वो लास्ट में पता चलेगा आपको एकदम एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि पहले पता चल जाता है, सेटिंग का डर रहता है, पता ही नहीं चलेगा। और उसको भी नहीं पता इंटरव्यू लेने वाले को सामने कौन कैंडिडेट आएगा। बात समझ गए? कोई भी आ सकता है, क्योंकि वो भी ये नहीं सोच पाए, नहीं तो क्या होगा, पता चल जाएगा सुनील कुमार जो गोवा से हैं वो मेरा इंटरव्यू में आने वाले हैं, तो हम जुगाड़ लगाएंगे फ़ोन कर करके, किधर है सुनील कुमार, गोवा का कौन। बात समझ गए? सेटिंग हो जाता है उतने देर में, तो किसी को नहीं पता होता। तो पहला अनस्ट्रक्चर, जिसका कोई स्ट्रक्चर तय नहीं रहता। लेकिन छोटे इंटरव्यू में आप जाते हैं, जैसे कंपनी के इंटरव्यू में जाएंगे तो पहले से आपका स्ट्रक्चर तय रहता है कि आपके इंटरव्यू पैनल में 4 लोग बैठेंगे, 4 लोग इंटरव्यू लेंगे, आप 4 लोगों का जवाब आपको देना होगा और फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो पैनल इंटरव्यू। नीचे क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत ही खतरनाक होता है, तुमको टॉर्चर करेगा वो लोग। स्ट्रेस इंटरव्यू में टॉर्चर करेगा बैठा के। जैसे कुछ पूछा, तुम जवाब देने में थोड़ा टाइम लगता है ना, जब तक तुम जवाब दे ही रहे हो, शुरुआत ही किए, और उसी में से एक आदमी तब तक दूसरा क्वेश्चन टाक देगा, सुनेगा नहीं तुम्हारा बात, मतलब तुमको चिड़चिड़ा देगा। 5 क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे तुम जवाब देना शुरू किया उसी में पूछ देगा, तुरंत दिमाग से क्वेश्चन पूछ देगा, नहीं क्या होता है। और जैसे पूछ दिया कि टैक्स क्या बताइए, तो बोले सर टैक्स डायरेक्ट पेमेंट। बोले डायरेक्ट पेमेंट क्या होता है? हाँ या नहीं? जब तक डायरेक्ट पेमेंट तब तक बोले कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसमें से कौन बढ़िया है। जब तक डायरेक्ट टैक्स बताने लगे बोलो इनकम टैक्स के बारे में बताइए, तो आपको स्ट्रेस में डालेगा और देखेगा कि आदमी कितना पेशेंस रखता है। और वो जो पेशेंस लूज किया वहीं गया, वो जान गया कि आदमी चिड़चिड़ा वाला है, एकदम अकबका के गलत कर देगा। और जो पेशेंस फुल रहा, शांत रहा, मत जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं, आधा अधूरा जितने पूछता है, जहाँ पूछा वही छोड़ के उसका क्वेश्चन में। ये हो गया ना कि लड़ने वाला, ये एक से लड़ रहे थे तब तक दूसरा मारा तो फिर घूम के उधर मारने लगो, यही काल करना हो। 4 बैठा हुआ है, जो पूछा उसका जवाब देते जाओ, एक का जवाब कंप्लीट करो, दूसरे का दो, दूसरे का कंप्लीट करो, तीसरे का दो, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू में इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों की सूची पहले से तैयार नहीं की जाती, कुछ भी पूछ देगा। इंटरव्यू में सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू लेने वाले के दिमाग में क्या आता है वही पूछ देगा। कुछ नहीं आएगा तो पूछ देगा खाना क्या खा के आए हो, हाँ या नहीं? पहले से कोई प्रश्नों की सूची नहीं है। और पैनल में क्या होगा? पैनल साक्षात्कार में उम्मीदवार की जांच साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा एक समूह द्वारा की जाती है जो अपने संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। मतलब 4 लोग बैठे हैं पैनल में। अब मान लो आईएएस का इंटरव्यू होता है, तो आईएएस में 4 अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट बैठते हैं। एक मनोविज्ञान बैठा हुआ है जो साइकोलॉजी चेक कर रहा है इसका, हाँ या नहीं? एक हिंदी मीडियम का एक्सपर्ट बैठा हुआ है जो देख रहा है इसका हिंदी लैंग्वेज कैसा है। तो अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग बैठे हैं, तो चारों चेक करते हैं कि इस चारों क्वालिटी इस बंदे के अंदर है या नहीं है, वो पैनल होता है। और ये अधिकांश तनावपूर्ण साक्षात्कार में साक्षात्कार करता होता है जानबूझ के, देखो यहाँ लिखा है, जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा करता है कि उम्मीदवार को काफ़ी तनाव में डाल दे और बार बार व्यवधान डाला जाता है। उम्मीदवार की राय की आलोचना की जाती है, तुम गलत बोल रहे हो, समझ गए? लंबे समय तक चुप रहना, तनावपूर्ण प्रश्न तनाव पैदा करने से। इंटरव्यू लेने वाला चुप है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो तुमको टेंशन होगा कि नहीं, यार कुछ पूछ नहीं रहा है, फिर अचानक दाग दिया, तो मतलब स्ट्रेस देता है। ऐसे इंटरव्यू को हम लोग क्या, कौन सा इंटरव्यू बोलते हैं? स्ट्रेस इंटरव्यू। कहीं कोई दिक्कत है? अनस्ट्रक्चर में पहले से प्रश्नों की सूची तय नहीं होती है, आदमी का कोई तय नहीं है कि कौन आएगा, कौन पूछेगा, क्या पूछेगा। इसमें सब तय रहता है पहले से, हाँ या नहीं? एकदम तय रहता है। और इसमें क्या है, आपको टेंशन देगा। इंटरव्यू टेंशन इंटरव्यू उसको बोलते हैं, स्ट्रेस चेक करता है। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग तो सब लोग जानते हैं, प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस। डिसाइडिंग इन एडवांस, करने से पहले अगर आप सोचते हैं तो ये प्लान कहलाता है। करने से पहले अगर आप सोचते हैं तो क्या कहलाता है? प्लान कहलाता है। तो डिसाइडिंग इन एडवांस ही प्लानिंग होगा। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? तो बोलता है डिसाइडिंग इन एडवांस, ठीक है, फॉर ह्यूमन रिसोर्स या रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स। अगर कोई व्यक्ति मानव संसाधन से संबंधित यानी कर्मचारी से संबंधित पहले ही सोच लेता है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड अगर आप पहले सोच लिए हैं तो वो क्या कहलाता है? मानव संसाधन नियोजन कहलाता है। देखिए नीचे लिखा है कि मानव संसाधन नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि संगठन को पर्याप्त संख्या में योग्य कर्मचारी मिल सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये बताता है कि वर्कर मतलब एक किसी भी बिजनेस को योग्य वर्कर और एक नंबर ऑफ वर्कर जितना उसको ज़रूरत है
वो मिल सके इस बात की गारंटी देता है। जिस प्रकार नियोजन संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करने की प्रक्रिया होती है, ठीक उसी प्रकार मानव संसाधन नियोजन संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे योग्य, सबसे श्रेष्ठ और सबसे पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया। प्लानिंग में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव करने के लिए जितना मेहनत किया जाता है सब प्लानिंग है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या करते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है, गोल है, उसको अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जितने तरह के ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड काम करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, योग्य वर्कर छांटते हैं, श्रेष्ठ वर्कर छांटते हैं और पर्याप्त मतलब जितना होना चाहिए वर्कर उतना छांट के अगर हम देते हैं तो ये कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कहीं कोई दिक्कत है, लिखा जा सकता है। प्लानिंग दैट मीन्स थिंकिंग इन एडवांस रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर से रिलेटेड अगर आप एडवांस सोचते हैं तो वो कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसका उद्देश्य क्या है, मुझे नहीं लगता पढ़ने के बाद किसी को दिक्कत होगा। सबसे पहला उद्देश्य क्या है, कर्मचारियों की भावी आवश्यकता मतलब फ्यूचर में कितना कर्मचारी की ज़रूरत है की तुलना में वर्तमान उपलब्धता का आंकलन करना। कितना ज़रूरत है और कितना है, ध्यान दीजिएगा, कितना ज़रूरत है और कितना है, फ्यूचर में हमको कितना चाहिए, अभी हमारे पास कितना है, ये दोनों को कौन बताएगा, प्लानिंग ने बताएगा कि फ्यूचर जिस हिसाब से आपके बिजनेस ग्रो कर रहा है उस हिसाब से आपको कम से कम 400 वर्कर रखना चाहिए। अभी आपके पास 300 है, इसका मतलब ज़रूरत कितने का है, 100 का। दूसरा क्या है, आवश्यक मात्रा में योग्य व्यक्ति की का भर्ती और चुनाव करना। जितना ज़रूरत है हमको वर्कर लाने का उतना हम सिलेक्शन करेंगे, उतना ही हम रिक्रूटमेंट करेंगे। तीसरा क्या बोलता है, श्रम शक्ति को सही कार्य पर लगाने के लिए कार्यों का वर्गीकरण करना, कि जो मैन पावर उसको सही जगह पे लगाओ, सही काम पे लगाओ। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्कर को क्लासीफाई कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तीसरा चौथा क्या है, उचित पारिश्रमिक पर योग्य और होनहार कर्मचारियों को कार्य पर रखना। जितने होनहार कर्मचारी, योग्य कर्मचारी हैं उसको अच्छे सैलरी में रखेंगे, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आगे बोलता है आवश्यक प्रतिभा को विकसित करने के लिए समय समय पर उन्हें अवसर प्रदान करना। अच्छा, अगर किसी वर्कर के अंदर प्रतिभा है, क्वालिटी है, तो उसको डेवलप करने के लिए क्या क्या अवसर देंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। तो उनको प्रमोशन करने के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाता है। क्या मौका दिया जाता है ताकि वो आगे बढ़ सके, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, अच्छे वर्कर के साथ काम करने का मौका दिया जाता है ताकि वो आगे बढ़ सके। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। कर्मचारी को संगठन छोड़कर जाने से रोकने के लिए उचित व्यवस्था करना। ऐसा व्यवस्था कीजिए कि कोई वर्कर छोड़ के ना जा पाए। क्या करेंगे, और यह सुनिश्चित करना कि कम से कम कर्मचारी जाएं और साथ ही उनके जाने से रिक्त पदों को तुरंत भर देना। अगर वो कोई चला गया तो खाली जगह हो गया तो भरना है। अच्छा, क्या करना चाहिए रोकने के लिए, बाहर गार्ड लगा दें, गार्ड लगा देंगे कि कोई अगर जाएगा तो उसको पकड़ लेना, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी वर्कर कभी भी जा सकता, स्वतंत्र है। तो क्या कीजिएगा, तो हम लोग ऐसा स्कीम बनाएंगे कि वर्कर ना छोड़े, कुछ तो छोड़ ही देगा लेकिन सारे वर्कर ना छोड़े। इसके लिए क्या करना होगा, स्कीम बनाइए। बहुत जगह पे ऐसा स्कीम होता है ना कि 4 साल अगर आप काम कर लिए तो आपको 25,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। अब कोई वर्कर 3 साल काम कर चुका है तो लगता है 1 साल का बातें हैं, 1 साल और कर लेंगे तो 25,000 लेके निकलेंगे, और 1 साल और रुक जाता है तो फिर उसको लगता है कि इंडस्ट्री ठीक है, चलो इसी में काम कर लेते हैं। इसलिए याद रखिएगा, वर्कर को रोकने के लिए अलग अलग आपको प्रोग्राम रखना होगा। कर्मचारी के ज्ञान, कौशल, स्तर, योग्यता, प्रतिभा, अनुशासन इत्यादि को बढ़ाना। और उसके नीचे कर्मचारियों को स्थिरता प्रदान करना कि एक कर्मचारी स्थिर रहे, एक जगह पे फिक्स रहे, इधर उधर फ्लक्चुएट ना करे, इधर उधर चेंज ना हो, इसके लिए भी काम करना है। अच्छा, एक जगह पे काम करने से वर्कर का क्या होता है, सब कुछ ठीक रहता है। एक प्लेस पर रोज़ काम कर रहा है ना, तो रोज़ आता है, अपना काम करता है, निश्चिंत चला जाता है। उसको बार बार चेंज कीजिएगा, कभी ये पद, कभी वो पद, कभी वो पद, कभी वो पद, तो बेचारा डिस्टर्ब होता रहेगा, सीखने में समय लगेगा। उसके नीचे है औद्योगिक संबंधों को बेहतर करना, जो इंडस्ट्री का रिलेशन है वो अच्छा बनाइए। और लास्ट है मानव संसाधन का प्रभावी और श्रेष्ठ तरीके से उपयोग करना। ये सारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के क्या हैं, उद्देश्य हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन है परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अच्छा, कोई व्यक्ति कैसा काम कर रहा है ये जानना जरूरी है या नहीं, कैसे जानेंगे। एक वर्कर क्या काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, ये कैसे जानेंगे, और इसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। तो एक वर्कर कैसा काम कर रहा है यही जानना क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। निष्पादन का मतलब होता है काम को, और मूल्यांकन का मतलब होता है उसको वैल्यूएशन करना कि एक व्यक्ति जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, ताकि प्रमोशन दे सके। प्रमोशन इसी के आधार पर होता है। जब तक परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होगा तब तक प्रमोशन नहीं मिलेगा। बात समझ गए, जब तक परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होगा तब तक प्रमोशन नहीं मिलेगा। अब क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, किसी व्यक्ति के काम को मापना कि वो व्यक्ति क्या काम कर रहा है, सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा एक व्यक्ति आया और 8 घंटा काम करके चला गया,
कैसे आप पता करोगे कि वो व्यक्ति सही काम किया या गलत काम किया? 8 घंटा काम किया और चला गया, कैसे मेजर करेंगे? तो सिर्फ समय देखेंगे या उसके काम को देखेंगे? काम को देखेंगे। देखेंगे एक स्वस्थ व्यक्ति 8 घंटे के अंदर कितना काम कर सकता था। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति 8 घंटे के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो 20 पीस बना सकता था, और ये जो वर्कर है वो 8 घंटा काम करके सिर्फ 18 पीस बनाया है, इसका मतलब है कि इसका परफॉर्मेंस सही नहीं है, इसको प्रशिक्षण का ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई वर्कर जो अपना स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा बना रहा है तो माना जाता है इसका परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। तो आप परफॉर्मेंस को जज करेंगे तभी तो। निष्पादन मूल्यांकन का मतलब है काम को मूल्यांकित कीजिए कि वो व्यक्ति काम कितना कर रहा है, जिस आधार पर उसको काम करना चाहिए वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बताइए, एक वर्कर को सेलेक्ट किया गया था इसलिए कि वो काम अच्छा करे, तो देखेंगे ना कि वो जिस लेवल के लिए हम उसको सेलेक्ट किए थे उस लेवल तक वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ वही बात है। निष्पादन मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा निश्चित समय अवधि के दौरान संगठन को दिए गए कर्मचारी के योगदान को मूल्यांकित किया जाता है। यानी 1 साल में वर्कर ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को क्या काम दिया है, कितना परफॉर्म करके दिया है, उसका वैल्यूएशन करना कहलाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। कार्यों का मूल्यांकन करना कि एक वर्कर 1 साल के अंदर या 1 महीने के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा दिया, अगर उसका मूल्यांकन करेंगे तो वो कहलाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। कोई दिक्कत है? तो 2 परिभाषा आपके पास है। अब इसका फ़ायदा बताओ, उद्देश्य क्या होगा? जो व्यक्ति इसको समझ गया ना, उद्देश्य अपने बता देगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल का पहला फ़ायदा क्या होगा कि प्रमोशन में सुविधा होगा। देखिए लिखा हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि कर्मचारी जो है उसका कार्य क्षमता कि क्या क्वालिटी है इसके अंदर, क्या कैपेसिटी उसके अंदर, कितनी योग्यता है किसी काम को करने का। तो बोलता है टू असरटेन द एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग स्टाफ, कि जो मेरे यहाँ वर्किंग स्टाफ है उसका एफिशिएंसी क्या है, क्या काम कर सकता है। उसके नीचे लिखा है कर्मचारियों की व्यक्तिगत एवं उसकी योग्यता से संबंधित जानकारी प्रदान करना, उसका पर्सनल क्वालिटी भी और उसका प्रोफेशनल क्वालिटी, ये दोनों आपको पता चल जाएगा अगर आप उसके बारे में जानना चाहेंगे तो। अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे तो उसका पर्सनल क्वालिटी भी आपको पता चल जाएगा और उसका प्रोफेशनल क्वालिटी भी आपको पता चल जाएगा। उसके नीचे क्या लिखा है, कर्मचारियों के कमी वाले क्षेत्र को चिन्हित करना, ये पता चल जाएगा ना कि क्या कमी है इसके अंदर। अब बताओ जी, हमारे काम को कोई वैल्यूएशन करे, 1 महीने तक लगातार मेरे काम को स्टडी कर रहा है, तो तय मानिएगा मेरा बुराई और अच्छाई दोनों उसके पास रहेगा, और उसको पता है कि सतीश जी का ये कमी है, वो सुधार सकता है कि नहीं सुधार सकता। तो वर्कर का जो कमी वाला क्षेत्र है उसको चिन्हित कीजिए कि ये कमी वाला क्षेत्र है, इसका कमजोरी है, और फिर उसको क्या करना है, उसके ऊपर काम करवाना है। आज क्रिकेट का खिलाड़ी को क्या किया जाता है, परफॉर्मेंस से तो अप्रेजल करते हैं। अब देखिएगा क्रिकेट खिलाड़ी खेलता रहता है मैदान में, और कोच के सामने देखना एक पेन और कॉपी रहता है। जो कोच होते हैं ना, अभी राहुल द्रविड़ है, देखिएगा द्रविड़ के सामने कॉपी रहता है। हर बार जब कोई विकेट आउट होकर आता है देखना वो लिखता है कुछ, या कोई मारता है तो लिखता है। क्या लिखता होगा? उसका काम है परफॉर्मेंस अप्रेजल का काम, कि परफॉर्मेंस चेक कीजिए कि किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए, कौन खिलाड़ी अच्छा है, कौन खिलाड़ी अच्छा नहीं है। हर चीज़ को एनालाइज करता है, और उसके आधार पर वो जब सिलेक्शन का बात आता है तो ये सारा पॉइंट वहाँ लिख के दिखाता है। ये खिलाड़ी लापरवाही से शॉट खेल के आउट होता है। अगर कोई खिलाड़ी रियल में आउट हो गया, बहुत अच्छा खिलाड़ी कंटिन्यू 3 मैच में, देखिएगा कोई 3 मैच में आउट हो जाता है 0-0 पर, लेकिन गेंद अच्छा था इसलिए आउट हो गया तो उसको रखा जाता है। लेकिन जो लापरवाही से गेम में आउट हो जा रहा है, लापरवाही से जानबूझ के विकेट अपना दे के आ जा रहा है, उसके ऊपर थोड़ा 1-2 मैच देखता है, उसके बाद फिर हटा देता है, उसको चेंज कर देता है। तो ये है परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब तक आप वर्कर के बारे में जानेंगे नहीं, उसके बारे में जानेंगे तो आप डिसीजन ले नहीं सकते। उसके आगे क्या है, और जिसका कमी है, देखा कि ये चीज़ कमी है, 4 चीज़ इसके अंदर कम है, तो फिर क्या करेगा? कम है तो छोड़ देंगे वैसे ही कि ट्रेनिंग देंगे? ट्रेनिंग देंगे। क्या करेंगे? ट्रेनिंग देंगे। तो बोलता है उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, आपको उचित प्रशिक्षण मिलेगा, सही प्रशिक्षण मिलेगा ताकि आप वो गलती ना करें। उसके आगे क्या लिखा है? अब 5वां बोला है सही या योग्य कर्मचारी। पहले हम लोग प्रशिक्षण की व्यवस्था कर देंगे, जो कमी पाएंगे, कमी के बाद ट्रेनिंग देंगे, भैया ट्रेंड हो जाओ। ट्रेनिंग के बाद फिर जो सही आदमी होगा, योग्य होगा। नहीं, ट्रेनिंग में ऐसा नहीं कि सब अच्छा बन जाता है, कुछ लोग बहुत अच्छा बन जाता है, कुछ थोड़ा एवरेज रहता है, कुछ वही डल में रहता है। तो जो डल है उसका सैलरी कम, एवरेज को थोड़ा ज़्यादा, और जो बहुत अच्छा बन गया उसका सैलरी और ज़्यादा। तो बोलता है उसके आधार पर हम सैलरी तय करेंगे, प्रमोशन तय करेंगे। अधिकारियों के विचारों से अधीनस्थों को अवगत कराना। ध्यान दीजिए, हम ये बताते हैं कि अधिकारी क्या चाहते हैं, ऑफिसर जो है वो क्या चाहते हैं, तो जूनियर को बताएंगे तब ना जूनियर वो काम करेगा, हाँ या नहीं। ऊपर वाले जो ऑफिसर्स हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, अगर लगता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी दिखेगा तो आपको प्रमोशन देंगे। तो क्या चाहते हैं आपसे, उससे के बारे में अवगत कराना। और उसके नीचे क्या है,
सारे रिकॉर्ड रखना कि कल हो के अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया तो एक एक वर्कर का पूरा हिस्ट्री है कंपनी के पास कि कब ज्वाइन किया था, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुआ, कहाँ कहाँ कितना काम किया, कब कब सक्सेस अच्छा किया, कौन कौन प्राइज़ मिला है, कहाँ कहाँ अवार्ड मिला है, पूरा हिस्ट्री आपका रहेगा। क्या लगता है कि IAS ऑफिसर का पूरा हिस्ट्री सरकार के पास रहता है? कैसे बताओ, प्रधानमंत्री को किसी को सचिव बनाना, सेक्रेटरी, तो इतने सारे IAS है पूरे दुनिया में, देश में इतने IAS है, सोच लो कैसे उसको मालूम कि यही IAS को उठा के बनाया जाए। कुछ जगह पे तो पैरवी चल जाता है, लेकिन हर जगह पैरवी नहीं चलता है। कुछ जगह पे परफॉर्मेंस के आधार पर सिलेक्शन होता है। कैसे पता चलता है कि किसको बनाना है? इतना सेना के जवान है, इतने सारे सेना के जवान है, बताओ किसी को सेना प्रमुख बनाना है, कैसे मालूम किसी को बनाना चाहिए? और आप देखते हैं मीडिया वाला उसका पूरा हिस्ट्री बता देता है कि पहले ये किए हैं, ये सेना यहाँ पे युद्ध में जीते थे, ये काम किए हैं, ये काम किए हैं, कैसे बता देता है उसके बारे में इतना सारा? इसका मतलब है कि सरकार के पास उस सेना के अधिकारी के बारे में पूरा रिकॉर्ड है। अब पूरा रिकॉर्ड क्यों है? क्योंकि उसने सरकार ने उसका क्या किया है, पूरा परफॉर्मेंस अप्रेजल किया है, उसके काम का मूल्यांकन किया है कि कहाँ कहाँ पोस्टेड थे, कितना साल कहाँ बिताए, कहाँ पे कौन सी उपलब्धि हासिल की, कितना मेडल इनको मिला हुआ है, सब जानकारी रहता है कि नहीं? तो यही है परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके नीचे क्या है, तो बोलता है कि कर्मचारी को उसके निष्पादन के स्तर के बारे में जानकारी देना जिससे वे स्वयं अभिप्रेरित हो सके। उसको बताना कि तुम किस लेवल में काम कर रहे हो, तुम्हारा लेवल लोअर है, मिडिल है या अपर है। तो बोल दिया कि नहीं तुम्हारा लेवल बहुत अच्छा है, तुम थोड़ा मेहनत करोगे तो ग्रो कर जाओगे, ताकि कर्मचारी खुद से मोटिवेट होगा कि हाँ हम थोड़ा और मेहनत करेंगे तो अच्छा बन सकता है। कर्मचारी की कार्यकुशलता में वृद्धि करना, कर्मचारी का एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, कार्य निष्पादन में सुधार होगा, और ये प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफ़र, ये सब में आपको सुविधा मिलेगा। अगर आप किसी वर्कर के बारे में पूरा रिकॉर्ड रखेंगे तो ये सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी। फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है, 7 नंबर क्वेश्चन है। और व्हाई आर द नीड ऑफ फ्रिंज बेनिफिट? फ्रिंज बेनिफिट मतलब समझते हैं, बोलता है वेतन और मजदूरी के अलावा अगर कंपनी अपने वर्कर को कुछ और फ़ायदा देती है, फिर से सुनेगा, वेतन और मजदूरी के अलावा अगर कंपनी अपने वर्कर को कुछ और बेनिफिट देती है तो ये बेनिफिट कहलाता है फ्रिंज बेनिफिट। देखिए क्या लिखा है, अनुषंगी यानी फ्रिंज बेनिफिट का तात्पर्य उन लाभों से है जो कर्मचारी को मजदूरी और वेतन के अतिरिक्त प्रदान किया जाता है। अच्छा, कोई वर्कर काम करता है तो बहुत ज़्यादा क्या मिलता होगा, वेतन, भैया काम कीजिए, सैलरी लीजिए, जाइए। लेकिन वेतन के अलावा अगर कोई और बेनिफिट आपको मिल रहा है तो वो बेनिफिट क्या कहलाता है, फ्रिंज बेनिफिट कहलाता है। क्या क्या इसके अंदर आएगा बताइए, देखिए यहाँ लिखा होगा, ये तो हो गया। देखिए इसके अंदर या फिर वही परिभाषा ही लिखा हुआ है। हम लोग आगे लिखते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फ्रिंज बेनिफिट के, परिभाषा पहले लिख लीजिए, फिर से याद रखिएगा। सैलरी और वेजेस के अलावा, अब किसी को या तो वेजेज मिलता है या तो सैलरी मिलता है, उसके अलावा और कोई भी बेनिफिट अगर कंपनी दे रही है तो वो क्या कहलाता है, फ्रिंज बेनिफिट कहलाता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट कहलाता है, जो ज़रूरत नहीं है। बताइए इसका आवश्यकता क्या है, तो बोलता है कर्मचारी का डिमांड होता है कि हमको और दीजिए, हमको सैलरी से काम नहीं चलेगा, हमको कुछ और बेनिफिट दीजिए। तो कंपनी क्या करती है जानते हो, जब बहुत खुश हो जाती है कंपनी तो फ्रिंज बेनिफिट के तौर पर कंपनी अपने शेयर दे देती है कि जाओ मेरे कंपनी का शेयर तुम रख लो। कंपनी अगर बहुत ज़्यादा खुश हो गई तो बोल दी कि तुम्हारे बच्चे का हायर एजुकेशन का जिम्मा हम लेते हैं, अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा तो हायर एजुकेशन हम करवाएंगे, जहाँ से भी पढ़ेगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट जो सैलरी से कटेगा नहीं, वो तुम्हारा सैलरी अलग है, तुम मेहनत करो उसके लिए सैलरी अलग है, हम उसके अलावा तुमको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं। कोई कोई कंपनी तो टूर दे देती है कि फैमिली के साथ टूर जा सकते हैं आप, फैमिली के साथ साल में एक बार कहाँ जा सकते हैं, कहीं भी टूर आप जा सकते हैं, पैसा हम खर्च करेंगे, कंपनी दे रही है ऐसा सुविधा। अच्छा, क्या सैलरी में लिखा हुआ है, जॉब एग्रीमेंट में लिखा है? नहीं, लेकिन सैलरी कंपनी जानती है कि चलो कमा के दे रहा है तो कुछ सुविधा दे देते हैं। साल भर में एक ही वर्कर को भेजेंगे, जो बोला साल भर का जो बेस्ट वर्कर होगा उसको भेज देंगे हम शिमला फैमिली के साथ 4 दिन के टूर पर। तो एक ही को भेजना है, लेकिन सबके अंदर मोटिवेशन हो गया कि नहीं? तो ये सारी सुविधाएँ। नियोक्ता की प्राथमिकता, नियोक्ता को लगता है कि हमको देना चाहिए, क्या है, ट्रेड यूनियन डिमांड करता है कि नहीं हमको चाहिए फ्रिंज बेनिफिट, इसके कारण दिया जाता है। नीड एज अ सोशल सिक्योरिटी, सरकार को लगता है सामाजिक सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, जैसे पेंशन वगैरह है। और लास्ट है टू डेवलपिंग गुड ह्यूमन रिलेशन, अगर अच्छे संबंध बनाने हैं वर्कर के साथ तो ये आपको देना पड़ेगा। तो फ्रिंज बेनिफिट क्यों दिया जाता है, पहला कर्मचारी डिमांड करते हैं इसलिए मजबूरी में देना पड़ता है, दूसरा एम्प्लॉयर को लगता है कि दे देना चाहिए, है ना, उसकी प्राथमिकता में कि हम सबसे पहले वर्कर को ये सुविधाएं देंगे, तीसरा ट्रेड यूनियन हंगामा कर देता है कि मुर्दाबाद जिंदाबाद, नहीं दोगे तो फैक्ट्री चलने नहीं देंगे, सोसाइटी में लगता है सोशल सिक्योरिटी ज़रूरी है तो वो भी दे देता है, और लास्ट में है
कि अगर अच्छा संबंध वर्कर के साथ बनाना तो कुछ फ़ायदा दे दो ना, सिर्फ सैलरी दोगे तो अच्छा संबंध नहीं बन पाएगा। तो ये कारण है जिसके कारण हम लोगों को फ्रिंज बेनिफिट वर्कर को देना पड़ता है। अब एक एक करके सारे कारण को देखिए, यहाँ डिटेल लिखा हुआ है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इससे क्या होता है, वर्कर के ऊपर भार जो है, बोझ जो है कम हो जाता है। मान लो उसके बच्चे के पढ़ाई का खर्चा ले लिए कि तुम्हारा बच्चा अगर पढ़ेगा हायर एजुकेशन तो हम पढ़ाएंगे, तो उसको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, बेटा मेरा अगर ठीक से पढ़ गया तो टेंशन पढ़ाई का नहीं है। नहीं बोलता है बहुत लोगों को, सुनिएगा तुम 10 तक ठीक से पढ़ो ना, उसको तुम्हारा सारा पढ़ाई खर्चा मेरे मालिक देंगे। अगर तुम्हारा 90% आ गया और अच्छा पढ़ने में रह गया तो सारा खर्चा मालिक देंगे, टेंशन हमको नहीं है। लेकिन अच्छा, कंपनी भी बहुत तेज़ होती है, जानती है कि लोअर लेवल वाले बहुत कम लोग होते हैं जिनका बच्चा लोग ठीक पढ़ने में होता है, तो ऐसा कंडीशन सेट करेगा कि सबको सुविधा नहीं मिले। कुछ लोगों का हाँ, अब कुछ का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, पढ़ने में ठीक ठाक रहा, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम निकाला, क्वालिफाई कर गया, तो उसको तो पता चला यूएसए में भी कंपनी पढ़ाएगी। अच्छा, पढ़ाएगी तो क्या करेगी उसके बाद उसका यूज़ अपने ही फैक्ट्री में करेगी, क्योंकि पढ़ाई है तो एक क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल एक रिलेशन बना लिया, और फिर तुमको लगेगा कि भाई बंधुआ मजदूर है, जब ये उपकार मेरे ऊपर कर दिया तो हमको भी इसका सुनना पड़ेगा, कंपनी में काम करना पड़ेगा आपको। अब चलते हैं लास्ट, मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या लगता है खाली वर्कर को डेवलप करने की ज़रूरत है कि मैनेजमेंट को भी डेवलप करने की ज़रूरत है? वर्कर डेवलपमेंट तो ज़रूरी है सर, ऊपर बैठा हुआ आदमी है ना, उसको भी डेवलप कीजिए, नहीं तो पुराना सोच वाला आदमी बैठा रहेगा तो नीचे ऐसे भी बात करेगा। नीचे सब सुधार दिया आप, और जो ऊपर बैठा हुआ मैनेजमेंट में आदमी है ना, पुराना है, उसका सोच पुराना है, उसको हम डेवलप नहीं कर पाएँ तो क्या लगता है इंडस्ट्री ग्रो कर जाएगी? तो बोलता है कि सर नीचे तो डेवलप कर दिए, मैनेजमेंट को भी डेवलप कीजिए। जब तक मैनेजमेंट डेवलप नहीं करेंगे इंडस्ट्री अच्छी नहीं चलेगी। आज बताइए कांग्रेस का जो हाल है सर, उसमें सबसे बड़ा रोल क्या है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट का। पुराने लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, वही पुराना सोच, वही पुराना राग, वही पुरानी पॉलिसी, नीचे नौजवान लड़का लोग है, युवा नेता लोग है, उसको मौका नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से डेवलप होगा? तो यही बात यहाँ पे, अगर आपका मैनेजमेंट पुराना रहा तो सर सब कुछ ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैनेजमेंट को डेवलप कीजिए, टॉप लेवल में बैठा व्यक्ति के सोच को बदलिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हम बॉस बन गए हैं, सबसे ऊपर चले गए तो हम बॉस हो गए, गलत बात है। अगर ये सोच नहीं बदलेगा तब तक इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन नहीं आएगा। तो चलिए देखिए क्या, प्रबंध विकास एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग प्रभावी प्रबंधक बनाने के लिए किया जाता है, एक अच्छा मैनेजर बनाने के लिए किया जाता है। एक प्रबंधक वह होता है जो संगठन के भीतर कार्यकारी और प्रवेश स्तर के कर्मियों के बीच काम करता है, यानी एग्जीक्यूटिव मतलब टॉप ऑफिसर और नीचे वर्कर, इनके बीच में काम करता है, वही मैनेजमेंट अच्छा है। और उन लोगों को श्रम करने में मदद करता है ताकि कंपनी अपने लक्ष्यों तक पहुंच सके, उनको काम करने में हेल्प करता है ताकि कंपनी अपना टारगेट हासिल कर सके। प्रबंधन विकास कार्यक्रम आमतौर पर प्रबंधकों को अपने मौजूदा कौशल को बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट या मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम लाते हैं तो एक मैनेजर को अपना स्किल बढ़ाने में, अपना हुनर बढ़ाने में, अपनी क्वालिटी बढ़ाने में सक्षम करता है। जैसे संघर्षों का हल ढूंढना, कोई प्रॉब्लम आ गया उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, दूसरों के साथ संवाद करना, कम्युनिकेट करना दूसरे के साथ, ये सारी क्वालिटी उसके अंदर डेवलप की जाती है मैनेजमेंट डेवलपमेंट में। उसके उद्देश्य क्या है, क्यों मैनेजमेंट को डेवलप करने की जरूरत है? पहला देख लीजिए, प्रबंधकों को उनके वर्तमान असाइनमेंट पर बेहतर प्रदर्शन के लिए विकसित करना। अभी जो वर्तमान में आप काम कर रहे हैं इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर काम करना। गौर कीजिएगा, कहीं कोई आदमी काम कर रहा है ना, उसको मत डेवलप कीजिए, मत ट्रेनिंग दीजिए, देखिएगा 10 साल तक वही करते रहेगा, सोच नहीं बदलेगा उसका। लेकिन जब उस ट्रेंड हो जाएगा तो फिर वो सोच बदलेगा, लगेगा नहीं ये नहीं करना चाहिए, हमको थोड़ा और करना चाहिए, फिर उसको लगेगा हमको थोड़ा और करना चाहिए। तो दिक्कत ये है कि मैनेजमेंट को भी डेवलप करने की जरूरत है, जिससे क्या होगा, नया सोच, नया एनर्जी आपके अंदर आएगा। उच्च उत्तरदायित्व लेने के लिए प्रबंधक को तैयार करना। हम अपने मैनेजर को इसलिए तैयार कर रहे हैं तुम हाई रिस्क ले सको और जिम्मेवारी ले सको, इसके लिए तुमको तैयार करना होगा। इसके लिए मैनेजमेंट को डेवलप करने की जरूरत है। उसके नीचे क्या है, भविष्य की संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी स्तरों पर सक्षम व्यक्तियों का एक समूह विकसित करना। अच्छा, अभी एक आदमी मान लीजिए, जैसे सिंपल है, मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के हेड हैं, क्या वो जिंदा हमेशा रहेंगे? हमेशा जिंदा रहेंगे नहीं ना। तो जब हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री ऐसे ही चलती रहेगी। उनके मरने के बाद कौन चलाएगा? बेटा चलाएगा। तो बेटा को बुद्धि होना चाहिए ना, तो क्या करते हैं वो, आज से अपने बेटे को 10 साल पहले से वो अपने बेटे को अपने साथ रखते हैं, हर डिसीजन में उसको बैठाते हैं, उससे डिसीजन दिलवाते हैं। इससे क्या हो रहा है, उनका बच्चा ट्रेंड हो रहा है, ले रहा है। इसका मतलब उसके अपने बेटे के अंदर रोज़ मैनेजमेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं कि तुम सीखो, नहीं तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। हम तो चला ले रहे हैं,
मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। बात समझ आया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी यही हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे। अच्छा बीजेपी अगर रहेगी तो यही प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, ऐसा नहीं। एक उम्र है, उम्र के बाद चले जाएंगे, उसके बाद कौन। तो सब खाली मोदी मोदी करोगे तो उसके बाद कौन। तो उसके बाद का अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा ना, और ढूंढ के उसको डेवलप करना पड़ेगा ना उस लाइक, क्योंकि जो इनका सोच है वो उनका भी सोच हो, ऐसा ना कि उनका सोच अलग हो जाए। तो जो ये आदमी सोच रहा है भैया वो आदमी सोचेगा तभी ना देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, फिर नहीं बढ़ पाएगा। आज देखिए धोनी का सोच, और उसके बाद जब वो छोड़ के चला गया तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं ढूंढा बीसीसीआई, आज देखिए भुगत रहा है खामियाजा। उसका अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए था, जो उसके साथ काम कर रहा है उसको कैप्टनसी देना चाहिए था, और नहीं ढूंढने का नतीजा देख रहे हैं कि ये हाल हो रहा है। तो कि इसका मतलब क्या है, क्या सोच रहे हैं कि एक वर्कर आपके यहाँ आ गया तो जीवन भर रहेगा वो, हैं 400 साल आप ही के पास रहेगा, वो छोड़ के चला जाएगा तो उसके बदले में आपके पास क्या है। अब बताइए, अच्छा एक अच्छा वर्कर मेरे पास है, उसके कारण इंडस्ट्री को प्रॉफिट होता है, तो क्या इस बात की गारंटी आप कह सकते हैं कि वो वर्कर आप ही के साथ रहेगा। अच्छा वर्कर है, उसको कहीं ना कहीं से ऑफ़र आता होगा, किसी दिन आपका ऑफ़र ठुकराया और किसी और का एक्सेप्ट कर लिया ना तो आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए क्या आप ऐसे मैनेजर और तैयार करके रखे हो कि अगर वो चला गया अचानक छोड़ के तो बैकअप ले सके, तो वो तैयार करना मैनेजमेंट डेवलपमेंट है। बात समझ गए। कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ़। आपको अपने वर्कर को रेडी करके रखना होगा। अभी आप देख रहे थे फिज़िक्स वाले का समस्या, टीचर छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद बैकअप टीचर नहीं थे, जिसके कारण बंद करना पड़ जाता है। बात समझ आ रही। इसका मतलब है कि अगर आप एक अच्छे टीचर है तो ध्यान दीजिएगा, वो अच्छा है तो उसके पास ऑफ़र आता होगा। अगर देश का सबसे बढ़िया मैनेजर मेरे पास है तो तय मानना वो ऑफ़र मार रहा होगा, कोई न कोई उसको देख रहा होगा ये बढ़िया बिजनेस है, इसका ग्रो कर रहा है, तो मेरे मैनेजर को कोई न कोई ऑफ़र रात में मार रहा होगा कि तुमको वहाँ कितना मिलता है, 6 लाख ना, हम 7 देंगे, 8 देंगे, 9 देंगे। वो कितना दिन बर्दाश्त करेगा। सुनते सुनते पैसा एक दिन हाँ बोल देगा, ईमान डोल जाता है पैसे के सामने। वो याद करेगा नहीं 7 लाख में नहीं जाएंगे, सतीश हमारा हमको उस दिन से उठाएं जिस दिन हम जीरो थे, सड़क से उठा के स्टार बना दिया, हम मेरे लिए आदमी भगवान समान है। वो ठीक है 7 लाख 8 लाख 9 लाख, कहीं 12-25 लाख बोल दिया ना कि 25 लाख देंगे तो इसका भी ईमान डोल जाएगा, यार घर में गाड़ी का ज़रूरत है, चलो आ जाएगा। फिर ये सामने वाला खाली पैसे का लालच नहीं देता, वो समझाता है कि देखो वो गीता का उपदेश देगा कृष्ण भगवान जैसा, क्या जब के पुराना सिस्टम रखे हो जी, ये कर दिए वो कर दिया, तुमसे यूज़ भी तो तुमको किए, तुमसे काम भी तो लिए सतीश सर, और समझा बुझा के तुम्हारा दिमाग घुमाए शिफ्ट कर लें। तो तुम्हारे इंडस्ट्री में उसका अल्टरनेटिव कोई है या नहीं। अचानक छोड़ देगा तो आपने क्या बैक सपोर्ट तैयार कर रखा है। अगर बैक सपोर्ट तैयार कर रखे हैं, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट। नहीं करोगे तो अचानक इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी। और देखिए यहाँ आगे क्या है, करियर के प्रगति में प्रबंधन को सहायता करना। अगर कोई मैनेजर आगे बढ़ रहा है तो हम हेल्प करेंगे, उसको डेवलप करके और आगे बढ़ाएंगे। अधिकारियों को उन समस्याओं के बारे में सोचने में सक्षम बनाना जो संगठन को तुरंत या भविष्य में सामना कर सकते हैं। मतलब जो मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को अभी तुरंत या फ्यूचर में अगर कोई चैलेंजेस आ रहा है तो हम अपने मैनेजर को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि वो सोच पाए उसके बारे में सोच पाए कि ये चैलेंज हमको फेस करना पड़ेगा, और उसका हम सॉल्यूशन पहले ढूंढ के रखेंगे। उसके आगे क्या है, व्यावसायिक कार्यों जैसे विक्रय विपणन, मतलब सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, ये सब का नॉलेज बढ़ाना अपने मैनेजर को। और नीचे है कि टू डेवलप रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, एक अच्छा लीडरशिप बनाने के लिए भी आपको मैनेजमेंट डेवलपमेंट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है। अब ये संगठन का लिखा है कि एक संगठन का मैनेजमेंट डेवलपमेंट कैसे करेंगे, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ये हम लोग मॉडल पेपर क्या कंप्लीट कर लिए 2। अगर आप 2 मॉडल पेपर अच्छे से कर लेते हैं तो अच्छा खासा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा और अच्छे से आप लिख सकते हैं। और कोशिश करना है कि बेस्ट लिखे कैसे, सबसे बेस्ट लिखने का कोशिश कीजिए। ये नहीं कि जैसे चल रहा है आज तक हम लोग का सेमेस्टर 1-2 जैसे आया वैसे लिखेंगे, ऐसा नहीं। आज से अगर प्रयास करेंगे तो 2 दिन आराम से है अपने पास, 2 दिन भी बहुत है, आज और कल दोनों काउंट करना है। आज और कल 2 दिन अगर अच्छे से लिखेंगे तो आपका एक अच्छा प्रिपरेशन इससे हो सकता है। चलिए, थैंक यू।